हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो पिछले लेक्चर पे अपन थ्योरम्स सारी कंप्लीट कर चुके थे, नेटवर्क थ्योरम्स। तो इस लेक्चर पे अपन अभी स्टार्ट करने वाले हैं एसी सर्किट। तो एसी सर्किट पढ़ने से पहले एसी सर्किट की जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट्स टर्म हैं उसके, तो अपन उसको जान लेते हैं, क्योंकि इन इंपॉर्टेंट टर्म के बिना अपन एसी सर्किट को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले एसी वोल्टेज या एसी करंट का जनरेशन कैसे हुआ था, कैसे उत्पन्न हुए एसी वोल्टेज और एसी जनरेशन, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए कि एसी वोल्टेज या करंट को अपन दो प्रकार से जनरेट कर सकते हैं। कैसे? पहला तो ये कि अगर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अगर मैग्नेट अपना स्थिर है और उसके बीच अगर किसी कॉइल को अपन घुमाते हैं तो एसी जनरेट होगा, या कि अगर अपना कॉइल फिक्स हो जाए और अपन मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कर दे, वहाँ से भी क्या होगा, एसी जनरेट हो जाएगा। तो देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को समान कोणीय वेग से घुमाने पर प्रत्यावर्ती विभव उत्पन्न होगा, है ना, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज उत्पन्न हो सकता है। या कि अगर कॉइल अपना फिक्स है, मतलब कॉइल के चारों तरफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रखने पर, अब मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कर दिए, कॉइल को फिक्स कर दिए, तो भी अपना वोल्टेज उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए इन दोनों ही स्थिति में वोल्टेज का वेव फॉर्म साइनसोइडल होता है ना, साइनसोइडल होता है, मतलब प्रत्यावर्ती होता है, तथा उत्पन्न वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो परिमाण होता है कुंडली के फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है। जितना मैग्नीट्यूड उत्पन्न हुआ किस पे डिपेंड करेगा, जितना अपना कॉइल है उसमें जितने फेरे हैं, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर डिपेंड करेगा, या कि मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, तथा वो कॉइल कितने तेज गति से घूम रही है ना, उसकी घूर्णन की गति पर निर्भर करेगा। ठीक है। तो वोल्टेज की उत्पादन की देखिए जो फर्स्ट मेथड है वोल्टेज उत्पादन का, कि अगर चुंबकीय क्षेत्र अपना क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र अगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर स्टैटिक हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर स्थिर है और अपना कॉइल मूव कर रही है, तो उसमें क्या होगा कि ये मेथड है, ये केवल स्मॉल एसी वोल्टेज को उत्पन्न करती है। जैसे कि आपने छोटी सी मोटर देखी होगी ना, उन छोटी मोटर के लिए है ना, स्मॉल वोल्टेज के लिए होता है। लेकिन अगर लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज उत्पन्न करना है, ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न करना है, तो क्या करना है कि जो कॉइल है उसके चारों तरफ अपन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करवाएंगे, किसके, कॉइल की तरफ। मतलब कॉइल स्टेशनरी हो गई, कॉइल स्थिर है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है ना। तो इससे क्या होगा, अधिक मात्रा में वोल्टेज उत्पन्न होगा। ठीक है। तो देखिए हुआ कैसे कि देखिए ये वाला जो है ये मेथड, तो ये क्या है, स्मॉल के लिए, स्मॉल वोल्टेज जनरेशन के लिए, स्मॉल वोल्टेज जनरेशन। कैसे? देखिए ये जो मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट हो गया, एक ये मैग्नेट हो गया, इन दोनों ये देखिए इसका एन पोल है, इसका एस पोल है, इन दोनों मैग्नेट के बीच ये जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच ये जो अपना कॉइल है, ये इस कॉइल को अपन क्या कर रहे हैं, इस कॉइल को घुमा रहे हैं, ये कॉइल है, इसको रोटेट करेंगे, इस ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो देखिए ये जैसे कॉइल घूम रही है, ये घूमेगी कॉइल, तो क्या करेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी। जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी तो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। तो ये स्मॉल वोल्टेज के लिए क्यों स्मॉल वोल्टेज जनरेशन हुआ, ऐसे क्यों, क्योंकि मैग्नेट स्थिर है, मैग्नेटिक फील्ड स्थिर है, कॉइल रोटेट कर रही है। और इस पर देखिए इसमें क्या है, ये कॉइल यहाँ है ना, कॉइल स्थिर है, और ये जो मैग्नेट है, ये वाला मैग्नेट, ये मैग्नेट क्या है, एन और एस पोल है ना, ये मैग्नेट घूम रहा है। तो ये किसके लिए, लार्ज वोल्टेज जनरेशन के लिए, लार्ज वोल्टेज जनरेशन के लिए। ठीक है। देखिए यही चीज़ यहाँ बताया गया है कि अगर ये अपना मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये कोई मैग्नेट रख दो, मैग्नेटिक फील्ड में अभी मैग्नेट रख दो। ठीक है। तो देखिए मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, ये मैग्नेट हुआ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच अभी कितने डिग्री है, 0 डिग्री के एंगल है, क्योंकि पैरेलल है दोनों, है, तो 0 डिग्री के एंगल है। तो इसका जो फार्मूला होता है E=BLV sin थीटा। तो अगर अपन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं, कितना, क्योंकि ये पैरेलल है, थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री, तो अपना जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है कितना होता है, 0। क्यों, क्योंकि देखिए BLV और साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो ये साइन 0 की वैल्यू 0, तो टोटल EMF कितना हो गया, 0 वोल्ट। तो जैसे ही टोटल EMF 0 वोल्ट हुआ, मतलब अभी पोजीशन यहाँ 0 वोल्ट। अब इसके बाद देखिए इसको अपन रोटेट करते हैं इस डायरेक्शन पे, ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक किसको, इस मैग्नेट को रोटेट करते हैं। देखिए अब जैसे ये मैग्नेट हमारा इस पोजीशन पर पहुंचेगा, कहाँ, यहाँ,
इस पोजीशन पर पहुंचेगा। अब इस वाले को भूल जाइए, मैग्नेट अपना यहाँ पहुंच गया, और मैग्नेट जैसे ही यहाँ पहुंचा तो देखिए ये अपना मैग्नेटिक फील्ड हुआ और ये मैग्नेट हुआ, ये मैग्नेट हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इनके बीच कुछ एंगल बना, समझ लीजिए, मान लीजिए 45 डिग्री का बना। कितना? 45 डिग्री का। तो जैसे E इक्वल टू BLV साइन 45 डिग्री रखते हैं तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। E इक्वल टू BLV साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, मतलब कुछ वैल्यू आई। तो 45 डिग्री समझ लीजिए, यहाँ था 45 डिग्री, ये एंगल की लाइन है और ये मैग्नीट्यूड की लाइन है। तो 45 डिग्री यहाँ था, तो इसमें कितनी वैल्यू आ गई 45 डिग्री में? इतनी आई। कितनी? BLV/√2, इतनी वैल्यू आ गई। अब जैसे ही अगर 90 डिग्री पर वैल्यू आ गई, मतलब मैग्नेट अपना यहाँ आ गया, मैग्नेट दूसरे कलर से देख लेते हैं, मैग्नेट अपना यहाँ पहुँच गया और मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड पूरा मैग्नेट को कट करेगा हर एक पॉइंट पर, और इनके और इसके बीच कितने डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री का। देखिए E इक्वल टू BLV और इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान होता है 1। तो देखिए सबसे मैक्सिमम हुआ ना, मैक्सिमम वैल्यू हुई, यहाँ आ गया 90 डिग्री पर ये, तो VM यहाँ मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ गई, है ना। अब VM को अपन ने क्या मान लिया, VM की यहाँ तो अपन VM मैक्सिमम वैल्यू दिखाए हैं, वैल्यू कितनी हुई? BLV कितनी हो गई? मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू BLV, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच गया। अब देखिए, अब जैसे ही अगर फिर से इसको अपन यहाँ मूव कराते हैं कॉइल को, और इस साइड मूव कराते हैं कॉइल, तो कॉइल को अब जैसे ही यहाँ मूव कराएंगे तो फिर से देखिए एंगल इसके बीच क्या होना? घटने लगेगा। इसके और इसके मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट के बीच एंगल फिर से घटने लगेगा। अब जैसे ही घटने लगेगा फिर से कम वैल्यू कम जाएगी, फिर कम आएगी और 0 हो जाएगी। तो ऐसे देखिए एक चक्र पूरा कर लिया इसने, एक चक्र पूरा कर लिया। अब दूसरा चक्र पाने के लिए क्या करेगा? फिर से मैग्नेट, अब देखिए मैग्नेट का जैसे ही मैग्नेट यहाँ पहुँच गई ना, तो ये वाला एस पॉइंट यहाँ आ गया था, ये वाला एन पॉइंट यहाँ, मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज हो गई। अब पोलैरिटी चेंज हो गई तो अब ये जो आधा चक्र होगा इसकी भी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, इसीलिए माइनस प्राप्त हुआ, और ये प्लस का प्राप्त हुआ, ये माइनस का मिला, है ना। तो इस तरह से जब पूरा एक 360 डिग्री रोटेट कर जाता है ना, 360 मतलब 2 पाई, ये देखिए 2 पाई तक, तो पुनः ये 0 पर आ जाता है और पुनः फिर से स्टार्ट होने लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से अपना अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट हुआ। देखिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट हो गया अपना। तो जैसे ही ये पूरा वोल्टेज जनरेट हुआ, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की अपन ने वैल्यू क्या पुटअप कर दी, क्योंकि साइन वेव है, साइन वेव है। अब साइन वेव है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? V इक्वल टू, मान लीजिए VM मैक्सिमम वैल्यू हो गई और साइन ओमेगा टी, ये क्या हो गया? इसकी इक्वेशन बन गई, किसकी? अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन इक्वल टू V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी बन गई। अब इसमें जितने भी टर्म्स हैं इसके इंपॉर्टेंस, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी के, तो अपन यहाँ जानेंगे। जैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू वह वैल्यू होती है जो किसी भी क्षण, किसी भी समय पर उस फंक्शन का वैल्यू बता दे, उस इक्वेशन की वैल्यू बता दे। हम मान लीजिए कि टाइम, या मतलब ओमेगा टी 45 पर इसकी वैल्यू समझ देख रहे हैं कितनी है, तो ओमेगा 45 वैल्यू पर 45 डिग्री पर वैल्यू इतनी है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो किसी प्रत्यावर्ती सिग्नल का किसी भी क्षण के परिमाण के वैल्यू को तत्कालिक मान कहते हैं, मतलब कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। इसको VT से प्रदर्शित करते हैं। अब टाइम पीरियड देखिए, आवर्तकाल। टाइम पीरियड क्या है? मतलब एक टाइम पीरियड, मतलब एक चक्र कितने टाइम में पीरियड पूरा कर रही है? तो एक चक्र देखिए 2 पाई में, है ना। तो इसका कितना टाइम है एक चक्र को पूरा करने में, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेटिंग सिग्नल के एक चक्र को पूरा करने में लगा समय सेकेंड में, है ना, आवर्तकाल कहलाता है, मतलब टाइम पीरियड कहलाता है। इसको T से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, देखिए अपन इसमें हिंदी में तो नहीं लिखे, बट देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में वह अपने कितने चक्कर लगाती है, एक सेकंड में जितने चक्कर लगाती है उसको अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे आपके घरों में जो लाइट्स होती है ना, आपके घरों में तो पहली बात सप्लाई जितनी भी आती है 50 हर्ट्ज पर आती है। तो अपन इसको कैसे देखेंगे कि जो आपका बल्ब है ना, तो बल्ब एक सेकंड में 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है। आपको दिखाई तो नहीं देता, क्योंकि एक सेकंड में 50 बार जलता, 50 बार बुझता है। तो मान लीजिए ये क्या हुआ, एक सेकेंड में मान लीजिए कि अभी ये एक बार है ना, तो एक बार जला, एक बार बुझा। ऐसे ही वह एक सेकंड में ये कितने चक्कर लगा ली? 50 चक्कर। तो मतलब 50 बार जल गया और 50 बार बुझ गया बल्ब, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज।
फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज, इसको, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड, ठीक। ठीक है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है कि जैसे कोई भी सिग्नल हो, अल्टरनेटिंग सिग्नल, वो किसी टाइम पर अपने मैक्सिमम वैल्यू को पाता होगा, मैक्सिमम वैल्यू पर जाता होगा, तो उस मैक्सिमम वैल्यू तक को उस मैक्सिमम वैल्यू को ही अपन क्या बोलते हैं, उस एम्पलीट्यूड बोलते हैं। देखिए इतनी वैल्यू इसकी मैक्सिमम है इस प्रत्यावर्ती सिग्नल की, तो इसको अपन पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड बोलेंगे। जितना भी वाइब्रेट करता है दोनों बार में एम्पलीट्यूड बराबर ही होता है। देखिए यहाँ और ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो किसी प्रत्यावर्ती सिग्नल द्वारा प्राप्त अधिकतम मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। अब रिलेशन देखिए, संबंध क्या क्या होते हैं, किस किस में संबंध, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में। टाइम पीरियड मतलब टी, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ, इन दोनों में संबंध क्या है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f, या कि फिर एफ इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, ठीक। टी क्या है, टाइम पीरियड है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में देखिए, एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलते हैं, ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी को आप बोलते हैं, इन दोनों में संबंध क्या है, इसमें संबंध है ओमेगा इजकल टू 2πf, सीधे सीधे लिखिए, ओमेगा बराबर 2π/t होता है, ओमेगा इजकल टू 2π/t होता है, ठीक है। टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आवर्तकाल, और ओमेगा इजकल टू क्या होता है, 2πf, तो क्यों 1/t इजकल टू f हो गया, 1/t, यहाँ देखिए 1/t इसकल टू एफ हो गया, तो 2πf हो गया, है ना। तो इसकी यूनिट क्या है, यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, इसकी यूनिट हो गई एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है। आप देखिए फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड में संबंध, तो ये मशीन में काम आता है, किस में काम आता है ये फ्रीक्वेंसी और स्पीड में संबंध, मशीन, जब आप मशीन पढ़ेंगे ना, अब इसके बाद हम मशीन का लेक्चर बनाने वाले हैं, तो मशीन में जब पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका फार्मूला है, ये सभी जगह यूज ही होगा मशीन में, ठीक। तो स्पीड बराबर होता है 120f/p, मतलब 120f/p, मतलब ये हो गई फ्रीक्वेंसी आपकी, और ये हो गया पोल, क्या हो गया, पोल। पोल क्या है वो बाद में बता देंगे, ठीक है। चलिए अब पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देखिए। पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो पीक वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, देखिए पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों एक ही चीज़ है। पीक मतलब सबसे मैक्सिमम, उस फंक्शन का पीक वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अधिकतम मान क्या है। तो देखिए जहाँ अपन आयाम पढ़े ना, एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू एक वैल्यू है, एक मान है जो किसी भी समय पर वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड मतलब जीरो से कितनी डिस्टेंस पर है, मैक्सिमम वैल्यू और जीरो के बीच वो कितना डिस्टेंस है पूरा का पूरा, उसको बोलते हैं आयाम। अगर कोई सिग्नल जैसे वाइब्रेट करता है तो अधिकतम वाइब्रेशन कितना है और लोअर वाइब्रेशन कितना है, अधिकतम वाइब्रेशन कितना है, जीरो रेफरेंस किसको मानेंगे, जीरो से, जीरो रेफरेंस से अधिकतम वाइब्रेशन कितना है उसको आप आयाम बोलते हैं। और पीक वैल्यू मतलब किसी भी टाइम सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उसको बोलते हैं पीक टाइम। तो ये हो गया पीक टाइम, और ये पूरा पूरा ये कितना हो गया, आयाम है, ये आयाम है, और ये क्या है, पीक वैल्यू है, यहाँ की मैक्सिमम वैल्यू है। तो किसी भी प्रत्यावर्ती सिग्नल द्वारा प्राप्त अधिकतम मान पीक वैल्यू या अधिकतम मान कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा में अधिकतम मान IM तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज में अधिकतम मान VM से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आपका अभी अपन ने वोल्टेज निकाला ना, वोल्टेज का फार्मूला V=VM sin ωt, तो VM क्या है, यहाँ VM ही इसका अधिकतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। हाँ, अब एवरेज मान क्या होता है, औसत मान। देखिए इन औसत और RMS वैल्यू को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। हाँ, तो एवरेज वैल्यू क्या होता है कि देखिए जैसे कि कोई सर्किट है तो ना, इसमें एक बार DC सप्लाई दिए और फिर उसी सर्किट में एक बार AC सप्लाई दिए, तो देखिए जितना चार्ज DC के द्वारा ट्रांसफ़र होता है, अगर सेम चार्ज उतना AC के द्वारा भी ट्रांसफ़र होता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। तो जब परिपथ में DC सप्लाई कनेक्ट करते हैं तब एक निश्चित समय पर सप्लाई द्वारा जितनी संख्या में चार्ज ट्रांसफ़र किया जाता है, उतना ही चार्ज जब परिपथ में AC सप्लाई कनेक्ट किया जाता है तो समान समय में AC सप्लाई द्वारा जितना चार्ज समान चार्ज परिपथ में ट्रांसफ़र किया जाता है औसत मान कहलाता है। मतलब कि अगर चार्ज ट्रांसफ़र AC द्वारा जितना होता है, चार्ज ट्रांसफ़र DC द्वारा उतना ही होना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं क्या, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, किसी फंक्शन का f(t) का एवरेज वैल्यू होती है उसका 1/टाइम पीरियड
और इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, 0 से t f ऑफ t, है ना। देखिए इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, लेक्चर थोड़ी लेंदी होगा बट सही है, जितनी एवरेज वैल्यू होती है एफ ऑफ टी की एवरेज वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे, देखिए जो है अपना 0 से t एफ ऑफ टी है ना, इसको अपन एरिया बोलते हैं और अपान टी है, तो ये हो जाएगा एरिया, एरिया अंडर टाइम पीरियड, अंडर टाइम पीरियड अपान समय, टाइम पीरियड, ठीक ठीक। तो ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू। तो किसी भी सिग्नल की, जैसे अपन प्रत्यावर्ती सिग्नल ये पढ़े थे ना, v = Vm sin ओमेगा टी, क्या v = Vm sin ओमेगा टी, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगी, इसकी एवरेज वैल्यू, इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी, इसको आपको याद रखना पड़ेगा 2Vm/π, इसको याद रखिएगा आप, ठीक। ये एवरेज वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार आपकी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब देखिए आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू सेम, देखिए जैसे एवरेज वैल्यू में क्या चार्ज ट्रांसफर होता है ना, तो आरएमएस वैल्यू में हीट ट्रांसफर होगा। कैसे, यदि किसी सिग्नल में, जैसे किसी सर्किट में एसी सप्लाई दी है आप, तो जितना हीट ट्रांसफ़र होता है सेम आप उसी सर्किट में आप डीसी सप्लाई दीजिए, तो जितना हीट ट्रांसफ़र होगा दोनों इक्वल होना चाहिए, उसी को अपन आरएमएस वैल्यू कहते हैं। तो किसी एसी सिग्नल का आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू को ही इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं ना, वह वैल्यू होती है जो किसी परिपथ में डीसी सप्लाई के कारण जितनी मात्रा में हीट ट्रांसफ़र होती है उतनी ही समान परिपथ में एसी सप्लाई लगाने पर समान समय में ऊष्मा उत्पन्न हो, जितनी एसी में ऊष्मा उत्पन्न हो उतनी डीसी में ऊष्मा उत्पन्न हो, तो उसको क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू बोलेंगे। मतलब हीट ट्रांसफ़र कितना, जितना एसी में होता है उतना हीट ट्रांसफ़र अगर डीसी द्वारा भी हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू। तो देखिए आरएमएस वैल्यू क्या होती है, 1/t रूट 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t और फंक्शन का स्क्वायर, इसको बोलते हैं अपन क्या, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो देखिए आरएमएस वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे अब, देखिए इसमें भी अगर अपन देखना चाहें ना, जैसे अपन उसमें देखे थे, आरएमएस वैल्यू बराबर क्या हो सकता है कि अंडर रूट, देखिए एरिया का स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, इतना हो गया एरिया का स्क्वायर, है ना, फंक्शन के एरिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है टाइम पीरियड। अब अगर कोई आपका एसी सिग्नल है, क्या एसी सिग्नल है, ये जो v = Vm sin ओमेगा टी, v = Vm sin ओमेगा टी, तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, Vrms बराबर होगा Vm डिवाइडेड बाई √2, ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक। एक सेकेंड, ठीक है। देखिए लेक्चर काफ़ी लेंदी हो रहा है, बस थोड़ी सी और देख लीजिए। हाँ, फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर किसको बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के अनुपात को फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। तो जो अभी आरएमएस और एवरेज वैल्यू पढ़ चुके हैं ना, उसी के अनुपात को अपन फॉर्म फैक्टर बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के अनुपात को। तो ये कितना आएगा, जब अपन फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो आरएमएस वैल्यू अपन ने अभी कितना निकाला, Vm/√2, और एवरेज वैल्यू अपन ने कितनी लिखी है, 2Vm/π। तो देखिए 2Vm/π, तो इस Vm से ये Vm कट गया, तो बचा क्या, Vm से Vm कट गया, तो क्या बचा, देखिए बच्चा अपना π/2 जिसकी वैल्यू आएगी कितना, 1.11, सॉल्व करके देख लीजिएगा, आएगी कितनी वैल्यू, 1.11 इसकी वैल्यू आएगी। यही होता है फॉर्म फैक्टर। और पीक फैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के अनुपात को अपन क्या बोलेंगे, पीक फैक्टर। तो देखिए पीक फैक्टर अपन निकालते हैं, पीक फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है Vm और आरएमएस वैल्यू कितनी है Vm/√2, Vm/√2। तो ये कितना आ जाएगा, Vm से Vm कट गया, आ गया कितना, √2। तो √2 की वैल्यू कितनी आती है, 1.414। तो पीक फैक्टर कितना आ गया, 1.414, ये पीक फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं, इसलिए एसी के सारे टर्म्स हो गए हैं, आप इनको एक बार ज़रूर अच्छे से देखिएगा, फिर अपन स्टार्ट करने वाले हैं पूरी तरह से एसी सर्किट, ठीक है। ओके, थैंक यू।